नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, प्राचीन इतिहास से सामान्य अध्ययन के पोर्शंस में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें मौर्य वंश और उसके मौर्योत्तर काल जो है उससे ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर को उठा के तो अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से। मैंने मौर्य वंश में आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार के राजनीतिक इतिहास के बारे में आप लोगों को बताया है। अभी मैं अलग वीडियो में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को और अशोक के अभिलेखों को बताएंगे। आज हम लोग मौर्योत्तर काल को देखते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश ने मगध पे शासन किया। मौर्योत्तर काल में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक भारत पे शुंग वंश ने शासन किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग मगध का शासक बना। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। वह कट्टर ब्राह्मण था। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर वह मगध की गद्दी पे बैठा। ये भी कहा जाता है कि उसने उस समय बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था और उसके बाद बौद्ध धर्म का लगातार विस्तार हो रहा था और जो सनातन धर्म था, वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म था, उसमें गिरावट आ रही थी। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म को प्रतिष्ठित किया, पुनर्स्थापित किया। उसके समय उसने पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। एक प्रश्न उठता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए, उसका मुख्य पुजारी पुरोहित कौन था? तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पतंजलि का नाम आप सबने सुना होगा। पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए दोनों अश्वमेध यज्ञों में मुख्य पुरोहित की भूमिका निभाई। दूसरा, आप सभी मनुस्मृति के बारे में जानते होंगे। मनुस्मृति सनातन धर्म का एक प्रमुख कृति है, एक प्रमुख ग्रंथ है और ये कहा जाता है कि इसमें जो है प्रमुख हिंदू जो व्यवस्था थी उसी से उसमें वर्णन है। और ये आप अगर लॉ के वो हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते हैं कि यह मनुस्मृति एक प्रमुख स्रोत है। विधि का हिंदू लॉ का एक प्रमुख स्रोत मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति की अंतिम रूप से रचना कब हुई? शुंग काल में। पुष्यमित्र शुंग के समय ही, शुंग काल में ही जो है इसकी रचना मनुस्मृति की अंतिम रूप से वो किया गया, रचना हुई। मनुस्मृति का जो आज वर्तमान स्वरूप है उसकी रचना शुंग काल में हुई। शुंग काल में पाटलिपुत्र का प्रभाव घटा और विदिशा जो कि शुंगों की राजधानी बन गई थी उसका महत्व बढ़ गया। उज्जैन का महत्व बढ़ा, विदिशा का महत्व बढ़ा। शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय हुआ और वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। ये भी महत्वपूर्ण है। भागवत धर्म का उदय कब हुआ? तो भागवत धर्म का उदय हुआ, भागवत संप्रदाय का उदय हुआ शुंग काल में और इसी समय वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। एक और परिवर्तन आया। मौर्य काल में जो स्तूप बनाए जाते थे वो कच्ची मिट्टी या कच्ची ईंटों और मिट्टी की सहायता से बनाए जाते थे। शुंग काल के जो स्तूप बने हैं उसमें पहली बार पाषाण का उपयोग हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। यदि शुंग काल के
कुछ कला शुंगकालीन कला के कुछ उदाहरण देखे जाएं तो विदिशा का गरुड़ ध्वज आप देख सकते हैं, भाजा का चैत्य और बिहार, अजंता का जो नवा चैत्य मंदिर है, अजंता का नवा चैत्य मंदिर है वो भी शुंगकालीन है। नासिक तथा कार्ले के जो चैत्य हैं वो भी शुंग कला कालीन के उदाहरण है। मथुरा की अनेक यक्ष छणिया की जो मूर्तियाँ मिली हैं वो भी शुंग काल की वो हैं। शुंग काल में बौद्ध धर्म का थोड़ा सा बौद्ध धर्म में गिरावट आई। जो बौद्ध रचनाएं हैं उसमें पुष्यमित्र शुंग की निंदा की गई है और उसमें ये कहा गया है कि वह बौद्धों का हत्यारा और बौद्ध मठों और बिहारों को नष्ट करने वाला है। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। एक कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथों में ही इसका उल्लेख मिलता है, यद्यपि इसको स्पष्ट रूप से स्थापित करना बड़ा कठिन है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में ये उल्लेख किया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित किए गए, अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।